हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया था और यह बताया था कि विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है और P बराबर क्या क्या होता है और उससे संबंधित सवाल भी हमने एक करवाया था। आज उसी के अगले चरण में हम आपको विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा के बारे में बताने जा रहा हूं और विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा क्या है। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके घरों से संबंधित बात मैं बताने जा रहा हूं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था या जानते हैं आप, पावर बराबर W/T। तो W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? W बराबर P × T। ये W ही विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा है, ठीक है ना, या व्यय होने वाली ऊर्जा के लिए किया गया कार्य, ठीक है ना, विद्युत परिपथ चलाने के लिए किया गया कार्य। तो इसको लिख सकते हैं विद्युत परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा W, ऊर्जा बराबर P यानी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति गुणे समय। विद्युत शक्ति और समय का जो गुणनफल होता है बच्चों, वही विद्युत परिपथ में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आपको, है ना। तो ये ऊर्जा कौन सी है, ध्यान रखिएगा, कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। तो देखिएगा बच्चों, अब हम करेंगे इसका मात्रक। तो ये बताइए, ये W यानी ऊर्जा, ये जो व्यय हुई ऊर्जा है, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा है, तो किससे किससे मिलकर बनी है? शक्ति से। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होगा, का मात्रक निकालना है, तो इसका मात्रक होता है वाट और समय का मात्रक होता है बच्चों सेकंड। वाट यानी कि W/T यानी कि जूल, 1 वाट बटे 1 सेकंड बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड बच्चों कैंसिल हो गया और ये आ गया जूल, यानी सीधी सी बात है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक बच्चों होता है जूल। ठीक है ना। अगर आपको 1 जूल की परिभाषा निकालनी है बच्चों, 1 जूल की क्या निकालनी है? परिभाषा बच्चों निकालनी है। तो परिभाषा निकालने के लिए 1 जूल की क्या हो जाएगा? 1 जूल वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 वाट शक्ति की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर व्यय होती है। तो 1 जूल क्या है? देख लीजिए, यहां से बता सकते हो आप। 1 जूल वह ऊर्जा है जो 1 वाट शक्ति को 1 सेकंड तक विद्युत परिपथ में चलाने के लिए व्यय होती है। तो बच्चों, ये किसकी परिभाषा थी? जूल की परिभाषा थी। क्या परिभाषा मैंने बताया? कि वह ऊर्जा जो 1 वाट शक्ति को, 1 वाट शक्ति को क्या करने के लिए? शक्ति की
विद्युत धारा को 1 सेकंड तक परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय होती है। ठीक है ना बच्चों, 1 जूल वह ऊर्जा है जो 1 वाट शक्ति की विद्युत ऊर्जा को 1 सेकंड तक परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय होती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये था हमारा विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए कि ये जो जूल होता है, जूल हमारा छोटी मात्रक, छोटा मात्रक, व्यवहारिक दृष्टि से जो जूल होता है वो छोटा मात्रक है और इसके स्थान पर हम लोग किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? किलोवाट घंटा। और इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन यानी बीटीयू भी कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसी को हम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो देखिएगा इसके दूसरे मात्रक के बारे में, बहुत सरल है। ठीक है, देखिए जूल जो होता है वो छोटा मात्रक है, जैसा कि हमने बताया। जूल क्या होता है? छोटा मात्रक होता है। किसका? व्यय हुई ऊर्जा का, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का ये जो जूल होता है छोटा मात्रक। अगर हम देखें तो ये किससे किससे मिलकर बनता है? देखो ये बनता है P इंटू टी से। P का मात्रक हम किलोवाट माने, क्या माने? किलोवाट यानी 10⁻³ और टाइम को हम क्या माने? घंटा माने। तो सीधी सी बात है, इसका नया मात्रक हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। इसकी परिभाषा देख लीजिए, 1 यूनिट या किलोवाट घंटा की, किलोवाट घंटा की परिभाषा देख लीजिए या 1 यूनिट की, जो भी कहें आप। ठीक है ना, क्या परिभाषा बनेगी देख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति की विद्युत धारा 1 घंटे तक प्रवाहित होने पर व्यय होती है। ठीक है, अब देखिए क्या इसकी परिभाषा होगी? वह ऊर्जा 1 किलोवाट ऊर्जा घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट शक्ति की विद्युत ऊर्जा को परिपथ में 1 घंटे तक प्रवाहित होने में व्यय होती है। ठीक है ना बच्चों, वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट शक्ति की विद्युत ऊर्जा को परिपथ में 1 घंटे तक चलाने के लिए व्यय होती। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 यूनिट बराबर जूल में कितना होता है, तो देखिए हमने बताया 1 यूनिट बराबर क्या बेटा? 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो देखिए अगर निकालोगे तो 1 किलो को हम लिख सकते हैं 10⁻³ वाट और इसको लिख सकते हो 60 × 60 सेकंड। घंटे को सेकंड में बदल दिया बच्चों और वाट को किलो में बदल दिया, तो 6×36 हो जाएगा। 36 × 10⁻², इसको लिख दिया ये 10⁻³
और ये आ गया हमारा वाट और सेकंड। तो अभी देखा था हमने वाट सेकंड में क्या होता है बच्चों, वाट सेकंड को ही हम बोलते हैं जूल। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 3.6 into 10 की पावर, ये 3 2 5, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा दिया तो यहाँ एक पॉइंट बढ़ जाएगा, 3.6 into 10 की पावर 6 और ये आ गया हमारा जूल। तो ये बच्चों किसका मान है, 1 यूनिट बराबर या 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बच्चों, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। कितना होता है, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है 1 यूनिट बराबर, याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा इसके आगे, ये किलोवाट घंटा के बारे में आपने जान लिया। अब एक चीज और जान लीजिए, A बराबर होता है P into T, W बराबर होता है P into T और P बराबर होता है VRU। क्या होता है, VRU। अगर आपको यूनिट में मान निकालना है तो एक और नया फार्मूला हमने बता दिया आपको कि आपको क्या कर देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मान लीजिए आपकी वैल्यू वाट में दी हुई है, किसमें दी हुई है, वाट में दी हुई है, और आपको निकालना है क्या, यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये हो गया V किसमें, वोल्ट में, है ना, और I है ना। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि P दिया है आपका, कि P है P यानी पावर यानी वाट में, है ना। तो P को अगर हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये किलोवाट में रहेगा और ये घंटे में रहेगा, T घंटे। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया हमारा, देख लीजिएगा क्या फार्मूला बन गया, P की जगह VI लिख दिए तो हमको एक फार्मूला बन गया VIT अपॉन, P की जगह VI लिख दिया, TA 1000। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो V रहेगा, V हमारा वोल्ट वाट में रहेगा, यहाँ 1000 का डिवाइड हो जाएगा, T हमारा घंटे में रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको आ गया, इसका दो फार्मूले मैंने क्या बताया कि यहाँ VIT अपॉन 1000 है ना, तो या फिर आप ये लिखिए वोल्ट एम्पियर और समय बटे 1000, या तो आप ऊपर वाला फार्मूला लिखिए PT अपॉन 1000, ठीक है ना। दोनों फार्मूले किसके हैं, इसके हैं, क्या कहते हैं, यूनिट निकालने के हैं, या तो आप लिखिए PT अपॉन 1000। दोनों फार्मूले आपके किसके हैं, इससे संबंधित सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, आप सभी घर में देखा होगा कि जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल यूनिट में आता है ना। तो कभी कभी होता यह है कि आप जब बिजली का बिल देखते हैं या आपके पेरेंट्स जब बिजली का बिल देखते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक पंखा ही चल रहा है, एक लाइट ही चल रही है, एक बल्ब ही चल रहा है, फिर भी यूनिट ज्यादा आ रही है। तो कितनी यूनिट आपकी आएगी, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से, इस फार्मूले का यूज करके। क्यों भाई, देखिए आपके घर में जो वोल्ट बिजली आती है, घी आती है ना, वोल्ट 220 वोल्ट आता है। अगर एम्पियर पता है, समय पता है, तो आप 1000 डिवाइड कर देंगे। ये थोड़ी सी कठिन बात होगी, लेकिन आपको वाट पता रहता है कि आपके जितने बल्ब लगे हुए हैं घर में, तो भाई बल्ब वाट में रहता है ना, नहीं, वाट यानी P दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया। अब कितने समय तक जलता है, यानी T दिया हुआ है, और यहां 1000
समय यानी घंटे में समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वाट है, ध्यान रखिएगा, ये वाट में रहेगा, ये घंटे में रहेगा, और ये किसमें रहेगा, 1000 में रहेगा। तो मान लीजिए आपका बल्ब है, 5 बल्ब आप चलाते हैं, 5 बल्ब चलाते हैं, एक दिन का खर्चा, ये यूनिट बता रहा हूं, ठीक है ना। 5 बल्ब चलाते हैं 8 घंटे, भाई दिन को तो चलेगा नहीं बल्ब, जनरली दिन को तो चलता नहीं, रात को चलता है। तो मान लेते हैं 12 घंटा चला आपका, कितने घंटा चला, 12 घंटा, रात के समय सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चला। और आपने को ये पता करना है कि भाई अगर 5 वाट का बल्ब, या 5 वाट का नहीं, 10 वाट का बल्ब, 10 का नहीं 100 का लगा लेते हैं, 10 10 के 5, ठीक है। तो 5 बल्ब आपके घर में लगे हैं 10 वाट के, तो 5 गुणे 10, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 5 वाट के बल्ब लगे हैं, 10 वाट के बल्ब 5 तो लगे हुए हैं एलईडी, 12 घंटे चालू रहते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, डबल 0 0 0 कैंसिल, 0.6 यूनिट आएगा आपका। यदि आपका पांच बल्ब 10 वाट के 12 घंटे जलेंगे तो आपकी यूनिट कितनी आएगी, 0.6 यूनिट आएगी। समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा सवाल में समझाने की कोशिश किया हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट और 230 वोल्ट अंकित है। विद्युत बल्ब तो जानते होंगे, विद्युत बल्ब पर 60 वाट तथा 230 वोल्ट अंकित है। इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर, इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर या जलाने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इसको यूनिट भी निकाल सकते हो, यूनिट में भी निकाल सकते हो और किलोवाट घंटा में भी निकाल सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखिए। तो क्या दिया है, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। दिया है बच्चों, पावर आपको 60 वाट दिया कि भाई 60 वाट का बल्ब है, ठीक। भी दिया है आपका 230 वोल्ट, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। समय जो है, समय 8 घंटे प्रतिदिन है ना, और कितने दिन चलता है, 30 दिन, ठीक है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय जो है घंटे में, एक दिन का 8 घंटा, तो 30 दिन का कितने घंटे हो जाएंगे, 8 3 24, कितने घंटे हो जाएंगे 30 दिन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको रख देना है फार्मूले पे। तो वह हुई विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। चाहते तो दिन को यहां भी लिख सकते थे बच्चों, घंटा के बगल में दिन लिख दो, टोटल घंटे आ जाएंगे। हमने ऊपर निकाल दिया कि टोटल घंटे कितने हैं बच्चों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वाट कितना है आपका, 60 वाट का बल्ब है, कितने समय तक चलता है, 240 घंटे चलता है ना। और 1000 का भाग कर देना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया,
6 चौको 24 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, 12 दो 14 आ गया, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14। और कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद दशमलव। और ये किसमें आएगा? यूनिट में आएगा। किसमें आएगा? यूनिट। इतनी यूनिट आपकी आएगी, ठीक है। इसी सवाल में बच्चों अगर आपसे पूछ दे कि प्रति यूनिट मान लीजिए 5 रुपए चार्ज लगता है, प्रति यूनिट 5 रुपए चार्ज लगता है या 10 रुपए मान लीजिए, तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा? 144 रुपए उसका बिजली का बिल आना चाहिए, ठीक है। अगर 10 रुपए पर यूनिट चार्ज होता है तो यहाँ 144.4 में 10 का मल्टीप्लाई आंसर है। सरल बच्चों। इसी तरह का एक और सवाल लगाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे ढंग से देखेंगे। देखें, चलिए देखते हैं। एक सवाल है हमारा, वो ये दिया हुआ है कि 2 बल्ब हैं, कितने कितने वाट के? एक 100 वाट का है, 50 वाट का है। वो दोनों 8 घंटे तक जलते हैं। या ऐसा समझिए किस पे यूनिट निकालना है। चलिए देखते हैं सवाल। इसी तरह का सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, समझ में आ गया है ना आपके? फिर से देखिए एक सवाल। 60 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के कितने बल्ब? 10 बल्ब 5 घंटे लगातार जलते हैं तो कितने यूनिट विद्युत व्यय होगा? 5 घंटे लगातार जलते हैं तो कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? तो देखिए बच्चों, फिर से देखिए, पावर दी हुई है 60, है ना, और बल्ब कितने दिए हैं? 10। समय दिया हुआ है 5 घंटे। तो क्या फार्मूला होता है? W बराबर वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। तो वाट कितना है? 60 वाट। कितने बल्ब है भाई? 10 बल्ब को 10 का गुणा करना पड़ेगा। घंटा 5 है बटे 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 त्यानी कितनी आ गई? 3 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आएगी बिजली का बिल बेटा? 3 यूनिट आएगी। और आपने मकान मालिक को बता दीजिएगा कि भाई 3 यूनिट आना चाहिए और आपका बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किराए के मकान में हैं तो आप एक बल्ब एक पंखा ही यूज करेंगे तो आप यूनिट जो है आराम से निकाल सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि भाई बिजली का यूनिट कितना है आपका, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों के? ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। ये था हमारा विद्युत ऊर्जा निकालने की टेक्निक, ठीक है ना। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे एक नई चीज, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ना है आपको? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है ये 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन।
मैंने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बताया था जब मैं संधारित्र पढ़ा रहा था आपको। अब मैं बताने वाला हूं फिर से। देखिए, जब प्रतिरोध का ये साइन में ध्यान रखिए, जब तीन प्रतिरोध एक के बाद एक वायर से जुड़े हों, मान लीजिए ये है, ये बी है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तीन प्रतिरोध जिन R1, R2, R3 अगर एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं तो उसको श्रेणी क्रम में बोला जाता है। इस श्रेणी क्रम की बात यह होती है कि इसमें विभवांतर, क्योंकि बिंदु अलग अलग हैं तो विभवांतर यहाँ पास अलग अलग होगा, लेकिन अगर जो धारा आई होगी उस सब में से एक ही जाएगी। मतलब कहने का रोड एक है, ब्रेकर कितने भी हो तो भाई ब्रेकर से जो रोड का जो भी इससे निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि रोड इसी रोड से जाएगा, ठीक है, इसकी रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहां पास ये आई आया। यदि कुल विभव, ध्यान दीजिएगा, जो परिपथ का कुल विभव, ऐसा समझिए, यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित करे तो इस परिपथ में विभवांतर, कौन सा विभवांतर, कुल विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तो विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। जो विभव का मान होगा तीनों विभव के योग के बराबर होगा बच्चों। अब आपको पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पता है, ओम के नियम से क्या पता है, V बराबर RI। तो यहाँ तो V1 है तो V1 बराबर I1 तो है नहीं, R1 I, ठीक है ना। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, R2I। V3 बराबर क्या आ जाएगा, R3I। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। पुट कर देते हैं तो V बराबर R1I प्लस R2I प्लस R3I, ठीक है। I कॉमन ले लेते हैं तो याद आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो तो, भाई R होगा तो ओम का नियम लगाओगे बच्चों, तो V बराबर क्या आएगा, RI आएगा। इसको यहां पुट करो तो RI बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I बच्चों काट दो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, समांतर क्रम की बात करते हैं बच्चों। तो समांतर क्रम का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक जुड़ा हो। कैसे जुड़ा हो, एक के ऊपर एक जुड़ा हो। मान लीजिए ये A है और ये B है, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं कि एक के ऊपर एक दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं बच्चों, एक के ऊपर एक दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमको करना यह है कि भाई बिंदु देखिए, प्रत्येक जो है का पहला सिरा, चाहे R1 का, चाहे R2 का, चाहे R3 का, सबका पहला सिरा किससे कनेक्टेड है, A से। जबकि सभी का दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है, B से। जब भी बिंदु एक हो बच्चों तो विभव एक जैसा होगा, क्योंकि रास्ते कोई भी हो, ये है असरक्षिबल, रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, यानी सीधी सी बात है यहाँ भी बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, तीन नालियां हैं,
पानी डालेंगे तो तीन जगह जाएगा ना, एक नाली से तो जाएगा नहीं, तीनों से जाएगा। तो यहां भी वही चीज है, ये धारा जो होगी ये तीन भागों में बट जाएगी, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा। इस बार धारा बदल रही है बच्चों, यानी जो धारा होगा, कुल धारा का जो मान होगा बच्चों, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। फिर से देखिए ओम का नियम लगाते हैं। ओम के नियम से बच्चों क्या हो जाएगा, I1 बराबर, फिर से देखिए V बराबर RI होता है, तो I बराबर V अपॉन R होगा, तो यहाँ R1 हो जाएगा। I2 बराबर V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। अब इसको यहां पुट कर दो, तो I बराबर V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 आ गया बच्चों। आ गया? समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने, परिपथ की कुल प्रतिरोध। फिर से देखिए, यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R हो तो V अपॉन R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से भी कैंसिल, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही है हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो इस तरह से बच्चों हम इसको करेंगे। बहुत आसान था, बहुत सरल था। आशा करते हैं आपसे बन जाएगा। थैंक यू ऑल and don't forget subscribe this channel. धन्यवाद।